हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, बिल्कुल 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 आप सही जगह आए हैं। यहाँ पे मैं आपको आज करवाने वाला हूँ सोशल स्टडीज़ का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं आपको करवाऊँगा चैप्टर वाइज। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज आपका डे 1 है। आपका मैं एसएसटी कोशिश करूँगा मिनिमम आपका मैं 20 से 21 लेक्चर में आपका मैं पूरा एसएसटी में कंप्लीट कर दूंगा। हर चैप्टर में मैं आपको करवाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 20 से 30 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, एक तो मैंने 20 तो जो एग्जैक्ट मैंने लिख कर लाया हूँ, 20 क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए मिलेंगे बिल्कुल, और साथ के साथ जिस मुझे लगेगा ये चीज़ आपको आना चाहिए मैं आपको वहाँ पे लिख दूंगा राइट में। ठीक है, और उस चीज़ को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको साथ के साथ क्या करना, अभी जो भी बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो, वो पता है फर्स्ट टाइम आया है ना। तो आपको क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप जरूर रिपीट करना है ना। ज़्यादा लेंदी वीडियो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं। 20 से 30 मिनट के अंदर का वीडियो रहेंगे मैक्सिमम, तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा है ना, कर सकता है बिल्कुल। अगर थोड़ा डिटेल पढ़ा तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, तो मिनिमम आपका 30 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक बार तो अच्छे से देखो, दूसरा बार आपको रिपीटेड मोड में थोड़ा फास्ट करके देख लेना, और साथ के साथ आपको करना क्या है कि छोटा सा नोट से बना लेना। उस जो जो छोटे छोटे पॉइंट में अगर लिख दूँ, अगर मैं गलती से है ना, अरे गलती से नहीं जानबूझ के लिखूंगा, तो अगर मैं लिख दूँ उसे क्या करना है, सो नोट डाउन कर लेना है। और आपको करना क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है ना आपको, लेकिन ईमानदारी से एनसीईआरटी जरूर पढ़ना भाई। छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर को पढ़ने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, मोर देन इनफ। 1 घंटा डेली आप क्या करना है, एसएसटी आप डेली पढ़ा करो। एसएसटी आपको डेली आज से पढ़ना, 1 घंटा पढ़ो। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सब चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टू जेड। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, और जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। अब खुद से ट्राई करने के बाद लास्ट में मुझे आप बताएंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आए। बिल्कुल ईमानदारी से इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आप देखोगे कि आपका एसएसटी का जो डर है ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे साथ आप बने रहें 20 से 25 दिन, बिल्कुल आपको मैं आपके मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, कोशिश रहिए भाई, हाँ बिल्कुल आपको साथ के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही शर्त है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताओ क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मैं आपको 2 लैंग्वेज, जो बच्चों को अगर हिंदी में जिसे चाहिए था, बिल्कुल मुझे किसी ने कहा था सर हिंदी में भी लेकर आना, तो बिल्कुल आपको देखो हिंदी में लिख दिया हूँ, और इंग्लिश में, बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिलेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा दो है ना, हिंदी में ही समझाऊंगा। तो आपको इंग्लिश, जो बच्चे बिल्कुल इंग्लिश लिखे हुए हैं इंग्लिश में ध्यान दे दो, और जो हिंदी बच्चे हिंदी में भी लिखे हुए हैं, देखो सच पे ऑप्शन भी लिखा मैंने, क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए आप दोनों के लिए, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल बिल्कुल हिंदी पढ़ो, और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश पढ़ो। ठीक, इसलिए अब मुझे बच्चों ने मैसेज करके मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर आया। देखो क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, बताओ संविधान क्या है। संविधान आप किसको कहते हो, क्या ए सेट ऑफ रिलीजियस रूल, क्या वो धार्मिक नियमों का एक समूह है, नहीं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ए सेट ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग अ कंट्री, देश को चलाने के लिए कानून और सिद्धांतों के समूह को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखो, आपको किसी भी, अगर आपको देश को चलाना होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो लॉ वगैरह बनाओगे ना। अगर क्यों ऐसे ही देश चलेंगे क्या, ऐसे अगर आ जाओ चलो भाई को, तब तो कोई भी नेता बन जाए, कुछ जो जो दिल करेगा वो करोगे, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक लॉ होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो सिंपल से वो मेरा क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। समझ में आया पहला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल ईमानदारी से पहले फॉलो करना, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने को खुद से ट्राई करेंगे, देन प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप खुद से ट्राई करना। इससे आपका क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाएगा ना, तो आप यहाँ पे देखो अरे भाई मेरे गलत हो गए, तो आपको एग्जाम में याद आएगा। इसलिए इस चीज़ को जरूर फॉलो करना है ना। फर्स्ट टाइम आया है आपका एएमयू में, तो एएमयू में जो फर्स्ट टाइम आज मतलब भी एसएसटी फर्स्ट टाइम आया ना, इसलिए वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाएंगे। या तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ सेम टू सेम मिल जाएगा आपको, या नहीं तो आपको पीवाईक्यू से मिल जाएगा। किसके, जामिया का पीवाईक्यू। आप मिनिमम 5 साल का पीवाईक्यू ईमानदारी से कर लेना है ना। अगर ना बने तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए लेकर आओ। ठीक है, लेकिन आप पहले उसे जरूर ट्राई करना। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना जामिया का, और एनसीईआरटी पढ़िए। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब अडॉप्ट किया गया था, बताइए कब किया गया था अडॉप्ट। बिल्कुल, क्या वो 26 जनवरी 1950। बहुत बच्चे क्या होंगे ना 26 जनवरी 1950 लगा, नहीं ये अडॉप्ट नहीं किया गया था 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट पूछा कब अपनाया गया था, ये जो अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। बिल्कुल, इसमें क्या टेंशन हो गया, अरे नहीं मेरे भाई,
लेकिन जब इसको जो इफेक्ट लाएगा, मतलब कि इसको जब एक होता है अडॉप्ट करना, एक होता है फिर उसको ले करना, चलो भाई अब मैं अडॉप्ट कर लिया, अब इसे मैं अप्लाई करूँ, है ना, पूरे देश में इसे अप्लाई करूँ, चलो भाई अब यही रूल चलेगा, यही लॉ चलेगा, यही सारी चीज़ें चलेगी। तो वो जो आया था इफेक्टिव कब हुआ था, अगर पूछेगा कि इफेक्टिव कब हुआ, जब इफेक्टिव हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में इफेक्टिव हुआ था, ठीक है, मतलब कि पूरा लॉ लागू हो गया था। लेकिन जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 में किया गया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे बताएंगे 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था। ये आपका क्या है, होमवर्क है, और मुझे जरूर ईमानदारी से कमेंट करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए। देखो भाई, अगर मैं कभी हिंदी ना पढ़ूँ तो आप लिखे हुए पढ़ लेना, है ना, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों लैंग्वेज में पढ़ के आपको बताऊँ, बट अगर ना पढ़ूँ तो प्लीज़ गुस्सा ना होना, है ना, ईमानदारी से यार, है ना, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, मेन तो यही है। तो बताओ कितने फंडामेंटल राइट हैं, क्या 5 फंडामेंटल राइट है या 6? अरे भाई 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। जल्दी से मुझे 6 का नाम बता दो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी 6 का नाम बता दो। तो लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ आपके लिए, लिख दूँ आपको 6 फंडामेंटल का नाम बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको ऑप्शन दे देगा, 6 में से 3 लिख देंगे, पूछेगा बताओ इसमें एक कोई और लिख देगा, 3 आपका फंडामेंटल लॉ लिख देगा, ठीक है, मतलब राइट लिख देगा। आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला होता है राइट टू इक्विलिटी, सिर्फ इक्विलिटी लिख दूँ, है ना, चलो एक भी लिखता हूँ, राइट टू इक्विलिटी। पहला जो आपका लॉ होता है, पहला जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू इक्विलिटी। और बताइए दूसरा क्या है, राइट टू जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जल्दी बताओ। तीसरा क्या है, तीसरा जल्दी बोलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, लिख दूँ, चलो अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। अगर देखो भाई ये सब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, इसको डिटेल में जरूर पढ़ लेना। एनसीईआरटी एक बार आपको ईमानदारी से पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़े हुए सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम होता है। एनसीईआरटी पढ़िए और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो कीजिए, काफ़ी, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं भागना है। अब देखो चौथा क्या होता है, जल्दी बोलो, चौथा जल्दी बोलो भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना यार, क्या क्या है ये, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन। बताइए पांचवा जल्दी बताइए क्या है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, है ना, कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन लिख लेना पूरा। और लास्ट बताइए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, लिख लेना पूरा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपको एक तो आपको पता होना टोटल कितने फंडामेंटल है, 6 हैं, और आपको 6 के नाम पता है। देखो ये नाम में क्यों बोलना पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन दे देगा उसमें, देखो 3 ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे देगा। सपोज ये पहला आपको 3 राइट ने उठाया और दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो 4 ऑप्शन होते हैं, 3 जो है आपको फंडामेंटल राइट, आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आपका पता तो रहेगा भाई ये 3 तो हैं हमारे, तो ABC तो आपको कंफर्म ये है, कौन सा नहीं, ऑप्शन नंबर D नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जानिए तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, बताओ इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है। अगर है में पूछेगा तो इसमें से कोई सा भी एक उठा आपको दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको इसका पूरा फंडामेंटल राइट 6 के 6 याद होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया हैज़ अ सिक्योर स्टेट। बताओ इसमें से कौन सा पार्ट है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान, भारत संविधान का कौन सा भाग है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। बताइए कौन सा पार्ट है वो, क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्या फंडामेंटल राइट है, या क्या है प्रीम्बलम है। बताओ जल्दी से, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यही है आपका करेक्ट है, प्रस्तावना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रस्तावना जो है, यही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाग है जो कि इंडिया को एक सिक्योर स्टेट घोषित करता है। समझ में आया क्या, नहीं आया, आ गया, अरे आ गया। अब बताओ जो आपका यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये क्या करता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ बस, ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको लिख देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बताओ इसमें क्या होते हैं। इसमें जो होता है ना कि जो गवर्नमेंट है उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर, इसमें लिख दो प्रोवाइड, इसमें क्या लिखना आपको, प्रोवाइड गाइडलाइंस किसको,
किसके लिए होता है ये गाइडलाइंस भाई, जल्दी बोलो। ये गवर्नमेंट के लिए होता है ये गाइडलाइंस। इसके अंदर क्या होता है, हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गाइडलाइंस इसके थ्रू दिया जाता है ना, गाइडलाइन गवर्नमेंट। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता ही है, ड्यूटीज़ क्या होता है कि जैसे सिटीजन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होते हैं उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फंडामेंटल का राइट होता है कि वो आप चाहे तो मतलब आप होता है ना, आप किसी धर्म में भी चाहो तो आप जिस धर्म में रहो उस धर्म का पालन कर सकते हो। एक आपको मतलब सीक्वेंस से फॉलो करना होता है, लेकिन इसमें आपका राइट होता है ना, आपको वोट देने का आपका राइट होता है, आप जिसको मर्जी उसको वोट दे सकते हो। ये सारा चीज़ आपका राइट के अंदर आता है। तो फिलहाल आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट द टर्म सोवेंजन इन द प्रीएम्बल मीन्स, बताओ प्रस्तावना में संपूर्ण क्या है, संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है होता है इसका, जल्दी बताओ। इंडिया इज ए फ्री टू टेक ऑन डिसीजन, क्या इसका मतलब ये होता है इंडिया फॉलो द अनदर कंट्री। भाई इंडिया दूसरे कंट्री का रूल क्यों फॉलो करेगा, तो गलत कर दो। इंडिया इज अ मोनार्ची, क्या राजशाही है अभी इंडिया का, नहीं ये भी गलत है। इंडिया इज ए रूल्ड बाय रिलीजन, क्या भारत धार्मिक नेताओं के द्वारा शासित नहीं, ये सब तो बिल्कुल ऐसे भी देखने में गलत ही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ये जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। इंडिया इज ए फ्री टू टेक ऑन डिसीजन, इंडिया के पास इसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में वो चीज़ रूल लागू होता है, हमारे पास उतना अधिकार है, हमारे पास वो पावर है कि हम अपना डिसीजन, इंडिया मतलब इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो होता है उसका मेन पर्पस क्या है, इंडिया के अंदर क्या है पर्पस में, जल्दी बताओ। क्या टू प्रोवाइड रिलीजन गाइडेंस, क्या इसके थ्रू प्रीएम्बल के थ्रू हम क्या करते हैं, इंडिया को रिलीजन गाइडेंस देते हैं, क्या ये इसका मेन पर्पस है, नहीं ये तो मेन पर्पस नहीं है भाई। धार्मिक निर्देशों को प्रदान करना, टू डिक्लेयर वार पॉलिसी, टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्यों का परिभाषित करना। मुझे तो यही सही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है सही, जल्दी बता दो, जल्दी अभी भी टाइम है थोड़ा सा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यही है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है कि टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के उद्देश्यों का परिभाषित करना। देखो बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत है सोशल स्टडी में, इसलिए मैं आपको हिंदी भी लेकर, हिंदी बिल्कुल आपको समझ में आता होगा। तो क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपका बाइलिंगुअल है, अब बिल्कुल आप समझ सकते हो खुद से ही पढ़ के, है ना मेरे बच्चे। थोड़ा सा डाउट हो तो एक से 2 बार कोशिश करना ध्यान से पढ़ने की, उसे समझने की कोशिश। अगर फिर भी आपको डाउट होता है मुझे कमेंट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ इंडिया। सिंपल से ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता नहीं क्यों लग रही है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। क्या है, चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कम्युनिटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए कौन है। क्या जवाहरलाल नेहरू है, हाँ है वो, नहीं है बच्चे। वो बताओ जवाहरलाल नेहरू क्या थे, चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, बताओ जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे क्या इंडिया के, बिल्कुल फर्स्ट। अरे एस टी लिख दो भाई, प्राइमरी क्यों, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसके थे, इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू, समझ में आया। तो महात्मा गांधी थे, नहीं भाई महात्मा गांधी को बताओ, अगर पूछे भाई महात्मा गांधी ये जो थे ये कौन थे, जल्दी बोलो। फ्रीडम फाइटर थे, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं फ्रीडम फाइटर। ये सारा क्वेश्चन आई थिंक पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है, फ्रीडम फाइटर। तो आपका जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें से बताओ कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो काम करे किसके लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। संविधान का कौन सा भाग सुनिश्चित करता है कि सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम करे, बताइए कौन सा, क्या प्रीएम्बलम होता है, या वो फंडामेंटल राइट है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अभी आप ध्यान दोगे तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 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 यही करेक्ट है। इसी के यही कॉन्स्टिट्यूशन के ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है जिसमें कि ये बताता है, गवर्नमेंट को इंश्योर करता है कि भाई आप जो काम करो ना वो किसके लिए काम करो, वो आप सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आप काम करो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, अरे नहीं 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 होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना सेम क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है रिपीट हो गया था। क्या है इसका ऑप्शन नंबर, जब वो सी जो 6 थे बता दिया था, बताइए क्या था, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन,
सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और पांचवा क्या था, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, बिल्कुल, और छठा क्या था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेड। ठीक है, तो ये सारे ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, अब उसे हम पीछे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें स्टार लगा देता हूँ। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एबलिश अनटचेबिलिटी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि स्थापिता को क्या पता समाप्त करता है, अनटचेबिलिटी को जो समाप्त करता है, बताओ वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है। क्या आर्टिकल 14 है, 17, 19 या 21? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल में आता है भाई, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर आता है। अनुच्छेद बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद क्या हुआ, 17 हो गया। बताइए अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में क्या होता है बताओ वो। उसके बाद और आप अनुच्छेद 19 बता सकते हैं। 19 जो होता है ना, 19 के बारे में मैं लिख दूँ, 19 प्रोवाइड करता है कि आपका राइट टू फ्रीडम, ये किसके अंदर आता है, 19 कहता है कि आपका जीने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये आपको पता होना चाहिए। उसी टाइप से आर्टिकल नंबर 21 बताओ क्या होता है, आपको यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी मिलता है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप मतलब कि चाहो तो मतलब होता है आप अपने तरीके से जी सकते हो, अपने तरीके से जीने का कौन सा राइट कहता है हमें, आर्टिकल नंबर 21 कहता है। इसमें अगर लिख दूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, राइट टू, ये सब सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर आता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ क्या लिख दूँ इसमें, एंड पर्सनल लाइबिलिटी, हाँ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल। जरूर कमेंट करके बताना को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना मेरे बच्चे, है ना। वीडियो पसंद हो तो आप इसे क्या करो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अभी आपके लिए बहुत सी वीडियो आने के लिए बाकी है। क्वेश्चन में 11th हो क्या है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट। अभी फंडामेंटल राइट ना जाने कितने बार पूछा गया है ना, तो बताओ कि फंडामेंटल मतलब कि कितने ऑप्शन में आ चुके हैं, तो फंडामेंटल राइट बताओ कौन से भाग में आते हैं, क्या वो सेकंड भाग में आते हैं, थर्ड भाग में आते हैं, या फोर्थ भाग में आते हैं, या फिफ्थ भाग में आते हैं। तो कौन से भाग में आते हैं जल्दी बोलो, जल्दी देखो भाई, जब बोलता हूँ ना, बोलो तो आपको पहले बोलना होता है ना लिखो तो कम से कम बोल दिया करो सर, या वीडियो पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा कौन सा भाग भारत संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो कौन सा भाग है जल्दी बोल, भाग नंबर 3, भागा 3 है ना। अब भाग नंबर 2 बताओ किससे होता है ये डील करता है किससे, ये सिटीजनशिप, ये किसको बताता है, ये डील विथ सिटीजनशिप है, इस पर सिटीजनशिप लिख दूँ। चलो पूछेगा यहाँ पे इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है सिटीजनशिप के साथ, तो कौन सा है, पार्ट नंबर 2 लिख दूँ यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूँ सिटीजनशिप। इतना कर लो यार, इससे ज़्यादा क्या ही मतलब क्या आएगा भाई, तो छोटा सा चैप्टर आपका SST, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर है, उससे आप पढ़ लो 2 घंटे में पूरा चैप्टर निपट जाएगा, अच्छे लेवल पे पढ़ लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना भाई। अब बताओ ये जो पार्ट नंबर 4 होता है, ये बताइए ये किसके अंदर होता है, इसके अंदर पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या आता है, ये जो होता है अभी हमने बताया ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आता है। और 5 नंबर जो होता है यूनियन गवर्नमेंट को, ये इसके अंदर आता है। पार्ट 5 याद कर लो, पार्ट 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 5 के अंदर आता है आपका यूनियन गवर्नमेंट को, क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 4 का भी लिख दूँ, चलो इसका भी लिख देता हूँ, क्या इसका क्या होता है, इसका होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इसमें लिख दो डायरेक्टिव। देखो भाई AMU है ना, थोड़ा सा वो लेवल वाला क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, जबकि इसको फिलहाल आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले। तो ये चारों चीज़ आपको पता है, पार्ट 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, 5 में क्या आता है, ये सारे पता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट डज द राइट ऑफ इक्वलिटी इंश्योर। बताओ समानता का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है बताओ, क्या इक्वल पे टू इक्वल वर्क, क्या ये करता है, इक्वल ट्रांस क्या है ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव, क्या ये सारे के सारे करते हैं, मुझे तो लग रहा है सब करता है भाई। राइट टू इक्वलिटी आ गया ना भाई, इक्वलिटी बिल्कुल जो इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ना बच्चे। क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समान व्यवहार और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, तो बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल मेथड। भाई हार्ट एंड सोल है ना, दिल की बात है, दिल की बात तो वैसे आप नहीं भूलते हो है ना, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे,
हार्ट एंड सोल, दिल की बात आ गई तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, मुझे पूरा उम्मीद है आपसे ये चीज़। तो बताओ इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हार्ट एंड सोल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा राइट टू फ्रीडम है? नहीं, सिंपल से याद कर लेना, अच्छे लेवल पे याद करना, ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे 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 ज़्यादा है। और जिसमें मैं स्टार लगा दूँ समझ जाना ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो सिंपल से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो होता है ये क्या होता है? दिल और धड़कन होता है ना, जैसे कि नहीं दूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा अभी, है ना, दिल नहीं तोड़ना भी आपका। वैसे मुझे पता है बहुत टूटे हुए लोग आप लोग, है ना, हो कि नहीं? अरे हो यार, थोड़ा बहुत तो हो गए, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबलिश अनटचेबिलिटी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद स्थापना को समाप्त करता है कौन सा संविधान? बताओ कौन सा है? आर्टिकल नंबर 17 ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में। बताओ आर्टिकल जो 17 होता है ये ऐसा आर्टिकल है जो कि समाप्त करता है अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी ध्यान रखना है इसको, आर्टिकल 17। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोर्ड फ्रॉम द विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल से देखो इसके अंदर आपको दो चीज़ ध्यान रखती हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डीपीएसपी का फुल फॉर्म आपको ईमानदारी से याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, वीडियो पॉज करो याद करो जल्दी से। कर दिया? अरे याद करो बच्चे, है ना, तो इसे याद करो जल्दी से। बिल्कुल आपको देखो भाई फुल फॉर्म जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीएनजी, कितना प्यारा सब क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। जब आपको यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल आपका फर्स्ट टाइम है जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो वो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। और मैं जो लिख देता हूँ समझ जाना वो एडवांस लेवल है, तो वो भी आपको पता। बेसिक तो आपको क्वेश्चन सारे हो गए हैं ना, क्वेश्चन के अंदर मैं सारे इंक्लूड कर देता हूँ। तो 20 क्वेश्चन आपके, 20 के साथ साथ आपको पता है कि मैं आपको साथ के साथ 2-3 क्वेश्चन बताते ही रहता हूँ हमेशा। आपको मिनिमम यहाँ पे 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे मिनिमम। चलो 50 नहीं लेता हूँ या ज़्यादा हो जाएगा, चलो आपका 30 बोलता हूँ, चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा 30 बोलूँगा। अगर आप एक चैप्टर को 30 क्वेश्चन कर लेते हो तो क्या काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। आपको करना क्या है, ये 30 क्वेश्चन कीजिए, इससे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, मर्जी आपकी, या इन दोनों को साथ में कीजिए, एनसीईआरटी भी रखिए और ये भी रखिए। तो लेकिन आपको करना है इसको पढ़, लेकिन एनसीईआरटी आपको पढ़ना शर्त है, एनसीईआरटी पढ़िए। और आपको 5 साल का पीवाईक्यू करना है किसका? जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, इसको करना है। इसके बाद देखना कि आपका सोशल में एकदम 10 में 8 तो आ ही जाएंगे, 8 नहीं तो 9 तो आ ही जाएंगे, देख लेना, है ना बच्चे। बताओ ये जो था ये कौन से स्टेट के लिए क्या कहता है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या यूएसए हो जाएगा? नहीं, आयरलैंड। बिल्कुल याद रखना। सबसे पहले डीपीएसपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये किस देश के लिए था ये संविधान? बताइए जल्दी बताइए, आयरलैंड के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या सिग्निफिकेंस है? भारतीय संविधान में मौलिक क्या कर्तव्यों का क्या महत्व है? क्या है इसका महत्व? जरा देखें हमें, है ना, क्या है महत्व इसका? क्या दे आर इन्फोर्स बाय द कोर्ट, इन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जाता? नहीं यार, अदालत द्वारा क्यों लागू किया जाएगा? आपको बताऊंगा कि कोई भी लॉ वगैरह होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी लॉ होता है, वो कैसे कैसे लागू होता है, उसमें किसके किसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, सब चीज़ धीरे धीरे बात करें। अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, अभी जब मेकिंग लॉ वगैरह पढ़ोगे ना आपको, जो अभी है पॉलिटिक्स में ही है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर चाहिए होता है ना, सब चीज़ से आपको बिल्कुल 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 सब चीज़ बताऊंगा, बेसिक से एडवांस। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहना। आप 20 से 25 दिन मुझे दे दो, आपका हिस्ट्री देखना बिल्कुल, तो सोशल पूरा सोशल स्टडीज़ में A to Z करवाऊंगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारा का सारा यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। और सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। और ईमानदारी से आपको पढ़ना, बस मुझे क्या चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए आप चाहो सबसे पहला सपोर्ट मेरे लिए, मैं जो मानता हूँ, वो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इससे क्या होगा ना कि उन्हें भी पता चलेगा, और मेरा भी मतलब मैं जिस वजह से मैं वीडियो लेगा भाई उन बच्चों तो पहुँचे जो जिसका सोशल वीक हो, जिसका मैथ्स वीक हो, जिसका साइंस वीक हो। बिल्कुल आप शेयर सबसे पहले करें, मेरी सबसे पहले यही आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिपेंड है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करें, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इससे मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपका भी भला होगा ना मेरे बच्चे। बिल्कुल सही बात। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये सिग्निफिकेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या है? सिंपल सा है, दे रिमाइंड सिटीजन फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, है ना, नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। बिल्कुल यही है सिग्निफिकेंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। भाई आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को संभालो, आप काम करो ना। आपकी ये जिम्मेदारी, आपका ये जिम्मेदारी, बिल्कुल ये जिम्मेदारी के बारे में बताता, ड्यूटीज़ है जिम्मेदारी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या है।
हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप है ना दिलो दिमाग और हर जगह या ध्यान में रख लेना, अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बताओ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? क्या महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, या जवाहरलाल नेहरू साहब को बोलते हैं, या सरदार पटेल जी को बोलते हैं? नहीं, किसको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, इन्हीं को हम क्यों क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इस सीरीज का रिपीटेड नहीं है, मतलब अच्छा लेवल का। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट। इसमें से बताओ कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है किसका? फंडामेंटल राइट्स। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, फिर से मैं आपको पूरा अच्छे से लिख देता हूँ इस बार, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो देखो पार्ट 1 जो होता है ना, ये पार्ट वन किससे डील करता है? पार्ट 1 मैंने पहले नहीं बताया, अभी लिख देता हूँ। चलो उसका मैं कलर चेंज कर दूँ। चलो कौन सा पिंक लूँ या ये? चलो ये लेता हूँ। चलो तो पार्ट 1 जो होता है ये डील करता है, ध्यान देना, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसलिए प्यार से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इससे आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो पार्ट 1 डील करता है, डील विथ द सिटीजन है ना, नहीं डील विद द यूनियन है ना इसका ना, सिटीजनशिप तो शायद सेकंड था। डील विद द यूनियन, लिखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और पार्ट 2 जो था ये तो मैंने बता रखा है, डील्स विथ सिटीजनशिप बिल्कुल मैं जो लिख रहा हूँ प्लीज़ इसे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ। और पार्ट 3 है डील्स विथ फंडामेंटल राइट। चलो इसका भी लिख ही देता हूँ, हाँ जब लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अब लिख लेना अच्छे से। डील्स विथ फंडा मेंटल राइट। तो वीडियो आपको कैसा लगा है ना, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई कि वीडियो आपको पसंद है। बिल्कुल आपके लिए मैं तब टोटल सीरीज़ ही लेकर आ जाऊँगा आपके लिए, है ना। तो आप बिल्कुल कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, कोई अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो बिल्कुल वही मुझे बता देना सर। इस प्लीज़ आप अपने वीडियो में थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, और आपको बिल्कुल ये सीक्वेंस सही लग रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको ये चीज़ ज़्यादा सही लग रहा है तो मुझे बताओ सर, बिल्कुल सही जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ो। बिल्कुल मुझे आप सजेस्ट जरूर करना इस फर्स्ट वीडियो सोशल का। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग का फीडबैक आए, और मैं कोशिश करूँ, मेरी उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव फीडबैक दोगे, है ना। और थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हुआ है बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ना ख़राब हो गई थी, रमज़ान के बाद रोज़ा था ना, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। मैं अदरवाइज़ ये लेक्चर बहुत पहले आ जाते हैं आपके, तो उसके लिए रियली सॉरी मेरे बच्चे, है ना, इसके लिए है ना, उसके लिए रियली सॉरी बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। आते हैं, देखो कोई नहीं होता है यार, है ना, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होने ही होता है। क्या है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता है बताओ डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ऑप्शन पार्ट 1 हो जाता है। डील्स विद फंडामेंटल, सॉरी डील्स विद सिटीजनशिप तो पार्ट 2 होता है। डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, पॉलिसी है ना, पॉलिसी तो हो जाए पार्ट नंबर 4। ये आपको ये चारों के चारों पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? क्या है? शासन के लिए क्या विस्तृत नियमों प्रदान करना? नहीं मेरे भाई, इसका सिंपल सा मुख्य उद्देश्य जो है टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ये बताता है आपके संविधान के उद्देश्यों एंड दर्शनों को समझाना, है ना, सिंपल सा आपको बताता है भाई इसका क्या, मैं इसे क्यों ला रहा हूँ, ये चीज़ इसका फिलोसफी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मैं क्या सोच कर लाया हूँ, ये चीज़ है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, क्या सोचता है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ उसके अंदर आ जाता है। सिंपल सा, ये तो मेरे से अच्छे लेवल पर आपको पता होगा, नहीं है तो बिल्कुल जान लो यार, है ना, साथ में सीखेंगे, हम भी मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखो। सिंपल सा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मैं भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और आप भी मेरे साथ सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बताओ क्या है। तो बताओ क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन स्थितियों क्या है उल्लिखित है? तो बताइए कितनी इमरजेंसीज है? क्या 1 इमरजेंसी है, 2 है, 3 है, 4 है? जल्दी बोलो, जल्दी, अरे जल्दी बोलो, कितने हैं? 3 है ना? हाँ बिल्कुल 3 है, बिल्कुल है ना, 3 है। चलो मैं इसका नाम बता दूँ क्या? चलो नाम बता दो कौन कौन से 3 है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो 3 तो हैं, लेकिन आपको तीनों का नाम भी याद हो जाए और अच्छी बात है। सबसे पहले होता है नेशनल इमरजेंसी, थोड़ा सा लेवल अप है ना। क्या है सबसे पहला होता है मेरे बच्चे?
नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना भाई, इतना डिटेल में आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा है या ऐसे मैं तो बस क्वेश्चन ही करवा दूँ जब मैं लिखूँ को नहीं, कैसा पसंद है बिल्कुल ये चीज़ मुझे बताना। क्योंकि जैसे मैं लिख जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इतनी सारी चीज़ें, 4 चीज़ें मैंने लिखा, आपको मैं ये लिख कर दूँ या सिर्फ मैं ऑप्शन में टिक लगा दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, तो आपको क्या चाहिए बिल्कुल मुझे प्लीज़ कमेंट करना, बिल्कुल अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। तो आप बताइए नेशनल इमरजेंसी, अब एक चीज़ और इसमें एक्स्ट्रा अगर जानना चाहो तो चलो, ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, या आर्टिकल नंबर आता है 352 है ना, आर्टिकल 352। अब देखो आते हैं एक दूसरा आता है, एक तो नेशनल इमरजेंसी होता है और दूसरा इमरजेंसी होता है स्टेट इमरजेंसी। देखो नेशनल है फिर आ जाओ स्टेट पे आ जाओ, तो स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। अगर इसका आर्टिकल अगर जानना चाहो तो आर्टिकल नंबर में आता है ये 360 आर्टिकल बनता है ना। अब आते हैं लास्ट आता है फिनेंशियल इमरजेंसी है ना, फिनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी। तो ये बताओ कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है। अरे मैं थोड़ा शायद ये आते हैं 360 में, और ये जो आते हैं ना ये आपका आते हैं 356 में आते हैं ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी होता है 356 आर्टिकल, ये होता है 360 बिल्कुल। आपको वीडियो कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन है, मोर देन इनफ है। आपको करना क्या है मेरे बच्चे, फिर से मैं एक बार गाइड कर दूँ आपको। अब है ना बच्चे बहुत परेशान थे, आप NCERT पढ़िए, ठीक है। और मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से करना और ये रिपीटेड मोड में देख लेना है ना, एक बार नहीं 2 बार देखो 3 बार देखो। कम 30 मिनट की वीडियो, मुश्किल से 30 मिनट या 35 मिनट की वीडियो रहते रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेगा। पहले तो पूरा ईमानदारी से अच्छे से देखो, सेकंड टाइम थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लेना। तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरा वीडियोज़ देखो आप, ठीक है। और इसके बाद जब ये दोनों कर लो तब आप चले जाओ कहाँ पे, जामिया का PYQ। इन दोनों के बाद जाना। पहले कुछ बच्चे बोले सर PYQ नहीं बनने वाले बच्चे, अभी नहीं करना आपको PYQ। उसके लिए भाई थोड़ा सा आपको लेवल पे जाना होगा है ना, आपको समझना होगा चीज़ों को, तब आप जामिया का PYQ करेंगे। और कितने साल का PYQ करेंगे, ज़्यादा नहीं करना बिल्कुल, आप 5 साल का PYQ कीजिए। 5 साल से ज़्यादा की आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोशल के लिए ये चीज़ करें। और आपको पता है मैंने साइंस ऑलरेडी मैंने चैंपियन गाइड अपलोड कर रखा है, तो बिल्कुल आपको चैंपियन गाइड साइंस के लिए देखो, चैंपियन गाइड कर लो, मास्टर NCERT कर लो, जामिया एंड AMU को PYQ कर लो, काफ़ी। उससे ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए क्या करना है, जामिया सबसे पहले सिलेक्शन एक्सप्रेस करना है, और जामिया एंड AMU का PYQ कर लो, काफ़ी है। उसके अंदर मैं A to Z चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, और हर चीज़ का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं मैंने जितना जो पूछा है कि किस वे में चाहिए, वीडियो कैसा चाहिए, लिख के चाहिए या सिंपल से क्वेश्चन करा दूँ बस 10 मिनट में निपटा दूँ, क्या चाहिए आपको, जैसा चाहिए मेरे बच्चे आपके लिए वैसे ही आएंगे वीडियो, ठीक है। ईमानदारी से मुझे बताना कमेंट में आपको किस टाइप का चाहिए, बिल्कुल कमेंट करना, बिल्कुल। और मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, और आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो, है ना मेरे बच्चे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।